नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के एक अनदर एपिसोड के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने एपिसोड नंबर 15 और 16 के कुछ सवालों को लिया था, जिसके मैंने आपको सटीकता के साथ जवाब देने की कोशिश की थी। आज के इस वीडियो में अगेन हम एपिसोड नंबर 16 के जो सवाल रह गए थे उन्हें ले रहे हैं और उनके जवाब मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी आमंत्रित हैं। जो भी ज्योतिषीय प्रश्न आप मुझसे करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, सवाल जवाब सीरीज के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं। आपको उसका जवाब जरूर से मिलेगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए, थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन आपको जवाब जरूर से मिलेगा। केवल एक आपसे रिक्वेस्ट रहती है मेरी कि आप अपनी पर्सनल बर्थ डिटेल्स ना डालें, पर्सनल कोई क्वेश्चन ना डालें, बल्कि ऐसा क्वेश्चन हो जो इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद आए, उसका उत्तर प्रत्येक दर्शक सुनना चाहे। ऐसा कोई सार्वजनिक प्रश्न है तो उसका स्वागत है। चलिए, आज का पहला प्रश्न ले लेते हैं और आज का पहला प्रश्न जो है वो हर्षिता जी का है। हर्षिता जी मुझे सवाल करती हैं कि राहु काल में जन्म लेने वालों को क्या परेशानी होती है सर। हर्षिता जी, ऐसा है कि राहु जो है उनको बेफिजूल में बहुत ज्यादा बदनाम कर दिया गया है। कई बार मैंने देखा है कि राहु प्रबल जिन व्यक्तियों का होता है वो लोग बहुत ज्यादा ऊंचाइयां भी पाते हैं, बहुत ज्यादा पैसा धन भी कमाते हैं, साथ ही साथ उनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है, स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, दिखने में बहुत अच्छे होते हैं। और कौन नहीं चाहता रूप, यश, आयु, बुद्धि, धन, दौलत। तो ये सब राहु देते हैं। फिजूल में राहु को जो है बदनाम कर दिया जाता है। मैं यहाँ पर आपसे कहूंगा कि राहु काल में जन्म लेना कोई खराब बात नहीं है। हाँ, यहाँ पर नक्षत्रों को देखना पड़ता है, यहाँ पर ग्रह स्थितियों को देखना पड़ता है, और भी कुछ चीजें होती हैं, लेकिन सिर्फ राहु काल में किसी का जन्म हुआ तो उससे आप ये ना समझे कि वो खराब हुआ, वो आपको प्रॉब्लमेटिक हुआ, वो आपको परेशान करने वाला हुआ। इसके बाद में आन्या जी ये मुझसे सवाल करती है कि नमस्कार सर। नमस्कार आन्या जी, योग कारक ग्रह बुरे पोजीशन में हो तो हम उनका दान करें, जैसे कि लग्नाधिपति नीच का होता है तो क्या किया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आन्या जी आपका। देखिए, योग कारक ग्रह जैसे लग्नेश हो गया, पंचमेश हो गया, नवमेश हो गया, यदि ये कहीं खराब बैठे हैं या नीच राशि स्थित बैठे हैं तो इनके लिए मंत्र जरूर से आपको करने चाहिए। लेकिन हाँ, मैं लग्नेश का दान करने का आपको नहीं बोलता हूँ। किसी को भी लग्नेश के दान करने की यहाँ पर मैं कोई भी सजेशन, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। तो लग्नेश का दान मत कीजिए। उसके अलावा नवमेश है या पंचमेश है, उसका दान आप जरूर से कर सकते हैं। मंत्र आप तीनों के कर सकते हैं। तीनों ही आपके लिए प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट्स हैं, तीनों ही कहीं खराब बैठे हुए हैं, तो मंत्र आप तीनों के कर सकते हैं। इनके बाद विनोद जी मुझसे सवाल करते हैं कि सर जी, आपके द्वारा किया जा रहा ये कार्य बहुत सराहनीय है। आपके मार्गदर्शन से कई समस्याओं का हल आसानी से पाया जा रहा है। आपको सहृदय धन्यवाद। अच्छा, ये सवाल नहीं है, ये मेरे प्रति आपकी गुड विशेष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका। और कई गुड विशेष मुझे आप लोगों की मिलती रहती है, जिसके लिए मैं आप सभी का, विनोद जी आपका भी और आपके साथ और भी जो मुझे गुड विशेष देते हैं, जिन्हें मैं पर्सनली रिप्लाई नहीं कर पाता, उन सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इन सीरीज को देखते हैं, इतना पसंद करते हैं और इतना फैलाते भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी मुझे सवाल करते हैं कि लग्न के अनुसार सभी मारक ग्रह के उपाय करने चाहिए, जैसे मीन लग्न में सूर्य, शुक्र, शनि, चाहे उनकी प्लेसमेंट कुंडली में कहीं भी हो। हाँ मनोज जी, बिल्कुल सही बात आपने कही कि यदि मारक ग्रह है तो सामान्यतः वो अपने खराब ही फल देते हैं। कई बार मारक ग्रह विपरीत राज्यों की स्थिति का निर्माण जरूर से कर सकते हैं, वहां पर आपको उपाय करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सामान्यतः विपरीत राज्यों की स्थिति नहीं बनती और ये कहीं कहीं अच्छे भाव में जाकर के यदि मारक ग्रह प्लेस्ड हो जाते हैं, भले ही उच्च राशि स्थित हो जाए, तो भी वो अपने खराब ही फल देते हैं। तो आपको यहाँ पर मारक ग्रह कोई भी लग्न की कुंडली में हो, उनका उपाय करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। राजेश जी मुझे सवाल करते हैं कि सर, वर्गोत्तम ग्रह और वर्गोत्तम भाव एवं उनके फलित पे भी जानकारी उपलब्ध कीजिएगा प्लीज। अच्छा, ये आपका सजेशन है जी। बिल्कुल, आपको इस पर भी वीडियो मिलेगा और इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और अलग अलग मेरे पास ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं, किसी वजह से उन पर वीडियोस मैं बना नहीं पा रहा हूं, लेकिन उन पर भी आपको वीडियोस बना करके दूंगा। क्योंकि हम यहाँ पर एपिसोड नंबर 16 के सवाल ले रहे हैं, यहाँ पर 30 मतलब 30 के ऊपर के एपिसोड्स आने लग गए हैं। इस वजह से मैं सवाल जवाब पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ।
राजेश जी के बाद चैतन्य जी मुझसे सवाल करते हैं कि इन केस वी आर नॉट एबल टू परचेस रत्न ड्यू टू फाइनेंशियल सिचुएशन, इज देयर एनी अल्टरनेटिव यूजिंग विच वी कैन इंक्रीज द पावर ऑफ पर्टिकुलर प्लानेट। बहुत अच्छा सवाल किया चैतन्य जी। चैतन्य जी पूछते हैं कि यदि किसी तरह की आर्थिक स्थिति की वजह से हम रत्न धारण नहीं कर सकते तो क्या कोई ऐसा अल्टरनेटिव है, कोई ऐसी स्थिति है जिसके द्वारा हम उस ग्रह की पावर को बढ़ा दें, या फिर रत्न का भी कोई अल्टरनेटिव है, रत्न का भी कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? तो चैतन्य जी मैं आपको एक सलाह ये दूंगा कि कलर थेरेपी को अपनाइए। कलर थेरेपी मतलब ये कि यदि मैं आपसे कहता हूं कि आप गुरु का रत्न पुखराज पहने, लेकिन आपको लगता है कि भाई फाइनेंशियली मैं फिलहाल उस कंडीशन में नहीं हूं, मैं नहीं पहन सकता हूं, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि गुरुदेव का जो कलर है येलो या फिर ऑरेंज, इस कलर का ज़्यादा उपयोग करना शुरू कर दीजिए। आप इसे पहनना शुरू कर दीजिए, येलो चीज़ें, ऑरेंज चीज़ें ज़्यादा खाना शुरू कर दीजिए, केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए, साथ ही साथ हल्दी बेसन से रोज नहाना शुरू कर दीजिए। मतलब पीली चीज का सेवन, हल्दी में दूध डाल करके पीजिए, ऑरेंज जूस ज्यादा पीजिए। स्पेशली गुरुवार का जो बृहस्पतिवार जो रहेगा उस दिन आप येलो येलो ही कीजिए। तो ये जो कलर थेरेपी आप अपनाएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी होगी। इसी तरह और भी दूसरे ग्रह, जैसे मंगल का लाल रंग होता है, शनिदेव का काला या नीला रंग होता है, शुक्र और चंद्र का सफ़ेद रंग होता है, तो इस तरह से आप कलर थेरेपी अपना सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत कारगर होगी। हाँ, रत्न बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक कलर थेरेपी भी आपको यहाँ पर फल अपने दिखाएगी। चैतन्य जी के बाद सुनील जी मुझसे सवाल करते हैं कि नमस्कार डॉक्टर गौरव जी। नमस्कार सुनील जी। अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में है और जिंदगी भर कभी एक दूसरे से मैरिज ना करे तो क्या मांगलिक दोष या बाकी दोष उन्हें इफेक्ट करेगा? बहुत अच्छा सवाल किया सुनील जी। हालांकि लिव इन रिलेशनशिप हमारे समाज में अच्छी नहीं मानी जाती है, प्रॉब्लमेटिक मानी जाती है, लेकिन आपका सवाल बिल्कुल बहुत अच्छा है। देखिए, ऐसा है कि आप यदि किसी से अफेयर में है, लव अफेयर में है, नॉर्मली आपका अफेयर चल रहा है, लिव इन में नहीं है, लव अफेयर में है, तो आप उसके साथ कितना रहते हैं? भाई साथ में रोज सुबह शाम खाना नहीं खाते, रोज आप लोग सोते नहीं है साथ में, बहुत कम रह पाते हैं, बहुत कम बात भी कर पाते हैं। लेकिन जब आप लिव इन में रहते हैं या फिर आप मैरिज शादी कर लेते हैं तो आपका खाना पीना भी उसके साथ होता है, रात में सोना भी उसके साथ होता है। कहने का मतलब ओवरऑल शादी और लिव इन में कोई अंतर नहीं रह जाता, केवल एक चीज़ के कि आपने धर्म रीति रिवाज से शादी नहीं की है, या फिर आपने जो है कोर्ट में जाकर के कहीं पर अपना कोई सर्टिफिकेट नहीं लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि शादी के पश्चात यदि आप किसी भी तरह के दोष भी है ना, किसी भी तरह की प्रॉब्लम भी है, तो भी शादी के 1-2 महीने में आपको नहीं मिलती है। साथ में रहने पर एक दूसरे का ज्यादा इफेक्ट्स आता है, उसके बाद में आपको लगभग साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में वो स्थितियां देखने को मिलती है। चाहे आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग हो कि शादी के बाद आपका लाभोदय होगा, भाग्योदय होगा, तो वो भी लगभग 1.5, 2, 3 साल में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ कहीं प्रॉब्लमैटिक्स हो तो वो भी लगभग 1 साल से ज्यादा समय में देखने को मिलता है। उसी तरह लिव इन भी है। लिव इन में यदि आप कम से कम 6, 7, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल यदि रहते हैं तो आपको उन प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है जो कि आपकी कुंडली मिलान में आ रही है, चाहे वो मांगलिक दोष हो, चाहे वो नाड़ी दोष हो, चाहे वो भकुट दोष हो, या किसी भी तरह का दोष हो। ओवरऑल कहने का मेरा मतलब ये था कि आप एक दूसरे के साथ जितना ज्यादा रहते हैं उसके बाद ये सारे इफेक्ट्स शुरू होते हैं। तो नॉर्मली लव अफेयर्स में आप उतना साथ में नहीं रहते हैं तो इस वजह से वो इफेक्ट्स नहीं आते हैं। लेकिन यदि लिव इन में आप रहेंगे तो आपको मांगलिक दोष, भकुट दोष, नाड़ी दोष, या फिर कहीं भाग्योन्नति, भाग्योदय या लाभोदय जैसे भी कोई अच्छे योग भी हैं तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, इवन लिव इन रिलेशनशिप में भी। तो फर्क तो पड़ता है भाई। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ सवाल लिए, उन सवालों के जवाब यहाँ पर मैंने आपको सटीकता के साथ दिए। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों आने वाले एपिसोड्स में, आने वाले वीडियोस में फिर मिलेंगे, अलग अलग विषयों के साथ मिलेंगे, सवाल जवाब की सीरीज में भी मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद।